टोगा फिल्म कंपनी में वीन मीटिंग रूम में बैठा था और डायरेक्टर ने आज के एजेंडा को आउटलाइन करना शुरू किया। बहुत चीजें डिस्कस करनी थीं, प्रोजेक्ट डाउन टाइम, फिल्मिंग स्केड्यूल्स, प्रमोशंस और अन्य लॉजिस्टिकल कंसर्न्स। अपडेट्स के बीच डायरेक्टर ने कैजुअली वुजुन के यूट्यूब चैनल और रूमर्ड गायफ्रेंड की खबर का एक्नॉलेजमेंट किया और कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। वीन पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अंदर से थोड़ा अनईजी फील हुआ। कुछ ऑफ लग रहा था। हवा में सटल हैवीनेस और क्वाइट टेंशन थी, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। क्यूरियस होकर उसने पूछा, क्या हुआ? डायरेक्टर ने बताया कि इनिशियली अक्टूबर में स्केड्यूल स्क्रिप्ट रीडिंग अब डिले हो गया है। उसने साय लेते हुए नई प्लान समझाई, यह अगले साल के शुरुआत में होगा, लगभग 6 महीने डिले। वीन टेकन अबैक हुआ। अचानक शिफ्ट ने ज्यादा इम्पैक्ट किया। डायरेक्टर ने बताया कि टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग हाफ ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। उन्होंने पहले ही 30% ड्रॉप फेस किया और अब बाकी भी खतरे में था। अलार्म्ड होकर वी ने सोचा, क्या यह उसकी वजह से हुआ? डायरेक्टर ने तुरंत डिनाई किया। यह उसकी वजह से नहीं था, बल्कि उन लोगों की वजह से था जो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। प्रेसिडेंट चोई ने क्वाइटली ऑब्जर्व किया और वीन से पूछा, क्या रॉन्ग है? उनके मन में पहले से ही इस आउटकम का सस्पिशन था। जैसे जैसे वुजुन की पॉपुलैरिटी बढ़ी, अटेंशन भी बढ़ा, गुड और बैड दोनों। हेट कमेंट्स काफी बढ़ गए। कुछ इन्वेस्टर्स इस राइजिंग इन्फ्लुएंस से वेरी हो गए। कुछ अनकंफर्टेबल थे कि कोरियन एक्टर इतनी प्रोमिनेंट रोल में है। अगर इन्वेस्टमेंट इश्यूज मीडिया में आए तो बैकलैश प्रोजेक्ट को सीरियसली डैमेज कर सकता था। चोई को सबसे ज्यादा चिंता थी कि उन्होंने ऑलरेडी वीन सेंटर्ड अर्ली प्रमोशंस में इन्वेस्ट किया था। अब सब वेस्ट लग रहा था। फिर भी चोई को स्ट्रेंज लगा कि इन्वेस्टर्स इतनी आसानी से विड्रॉ कर रहे थे। डायरेक्टर ने आगे एक्सप्लेन किया, प्रोजेक्ट अनाउंस होते ही ओरिजिनल वर्क के फैंस ने रेजिस्टेंस दिखाया। इन्वेस्टर कंसर्न्स के बावजूद उन्होंने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया। लेकिन वीन ज्वाइन होने के बाद बैकलैश का डर बढ़ गया। इन्वेस्टर्स रिएक्शंस के डर से, इंक्लूडिंग ओरिजिनल फैन बेस, विड्रॉ करने लगे। डायरेक्टर फ्रस्ट्रेशन में मटर किया, कावर्ड्स। वीन क्वाइटली बैठा, चेन ऑफ इवेंट्स प्रोसेस कर रहा था। आखिरकार यही आउटकम था। उसने 7 सिनारियो स्क्रिप्ट द बिजार सैक्रिफाइस ऑफ अ स्ट्रेंजर पर नजर डाली। इसे एसी ग्रेड मिला था, सिर्फ एवरेज। सोचा अगर कोई और इन्वेस्टर मिल जाए तो रेटिंग इंप्रूव हो सकती थी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड और ट्रायल फिल जगह थी। प्रेसिडेंट चोई मीटिंग कंक्लूड किया, कहा कि अभी केवल वेट करना होगा। सभी को रिमाइंड किया कि एयरपोर्ट जाना है। डायरेक्टर ने एश्योर किया कि अगली बार गुड न्यूज देंगे। वीन सिचुएशन समझा और लीव के लिए तैयार हुआ। चोई ने रीअश्योरेंस दी, डायरेक्टर की रेपुटेशन प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं होने देगी। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते थे, केवल वेट। चोई ने कहा वीन के पास उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देने का समय नहीं था। कोरिया लौटते ही स्केड्यूल पैक्ड होगा। ड्रग डीलर ब्लाइंड स्क्रीनिंग इवेंट, पोस्टपोन कमर्शियल शूट्स, यूट्यूब कंटेंट, प्रमोशंस फॉर गाय फ्रेंड, स्क्रिप्ट रीडिंग और फिल्मिंग द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ, फिर द आइलैंड ऑफ द मिसिंग, और भी बहुत कुछ। यह एंडलेस लिस्ट सुनकर वीन बस सोचता रहा, जस्ट किल मी इंस्टेड। डायरेक्टर क्योडोरो से मीटिंग के बाद कॉन्ग वीन कोरिया लौट आया। बिना ब्रेथ लेने के सब पोस्टपोन काम रिज्यूम किया। सबसे पहले ड्रग डीलर की ब्लाइंड स्क्रीनिंग इवेंट, फिर कमर्शियल शूट्स, साथ ही यूट्यूब चैनल वीडियो स्टॉकपाइल करना और गाय फ्रेंड प्रमोशंस। इसी तरह एक हफ्ता ब्लिंक की तरह गुजर गया। केओस के बीच मोमेंटम और बढ़ता गया। एग्जॉस्टेड, वीन चेयर में स्लम्प हुआ और सोचता रहा कि सब कुछ एक साथ करके शायद मर जाए। आज द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ की स्क्रिप्ट रीडिंग थी। तभी कोई रश्ड आया, ट्रबल। बीएसएस से इन्वेस्टर्स विड्रॉ की न्यूज जापान में हेडलाइंस बन गई, टोटल केओस। वीन याद करता है कि न्यूज लीक नहीं करनी थी। चोई ने कहा केवल सिचुएशन नोट करो और वेट करो। फोकस शिफ्ट करने के लिए वी ने सिस्टम विंडो चेक किया। सोचा 7 सिनारियो की ग्रेड और गिर सकती है। अगर एफ हुई तो सेव नहीं किया जा सकता। सडनली अनएक्सपेक्टेड हुआ, 7 सिनारियो रेटिंग S+ हो गई। वीन शॉक्ड, एरर हो सकता है। कंफ्यूज्ड, उसने क्वेश्चन किया, क्या हुआ? क्लियर आंसर नहीं था। डिसाइड किया अभी लीव कर दें, कहीं और कुछ हुआ होगा। टुमारो चेक करेगा। कुछ देर बाद डायरेक्टर क्योडोरो को कॉल आया। क्योडोरो ने कंफर्म किया, इन्वेस्टर्स विड्रॉ न्यूज हेडलाइंस में पहुंच चुकी है। सिचुएशन अच्छी नहीं है।
क्योडोरो ने इन्वेस्टर से साइलेंस की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस नहीं रखा। सेंसेशनल न्यूज के कारण रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी रिस्क में। प्रोजेक्ट मिड नेक्स्ट ईयर तक डिले हो सकता है। अगर ऐसा चलता रहा, वीन की पब्लिक इमेज सीरियसली हार्म होगी। डायरेक्टर क्योडोरो ने वे आउट ऑफर किया। अगर वीन विड्रॉ करना चाहता तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन वीन ने डिक्लाइन किया। उसने वेट करना चुना। वह बीएसएस करना चाहता था, चाहे इमेज डैमेज हो। डायरेक्टर क्योडोरो विजिबली मूव्ड। वीन ने बस कहा, नॉट मेंशन इट, और एक्सप्लेन कि कुछ और करना है, फिर हैंग अप किया। शॉर्टली बाद क्योडोरो को अननोन नंबर से कॉल आया। कॉलर फॉर्मली ग्रीट किया। उन्होंने बीएसएस मूवी की डिफिकल्ट सिचुएशन बताई। क्योडोरो इनिशियली सोचा कॉलर मीडिया से है और डिसमिस करना चाहा, लेकिन वॉइस ने रोक दिया। कॉलर ने लॉस्ट इन्वेस्टमेंट कवर करने और एक्स्ट्रा फंडिंग देने का ऑफर किया। कंडीशन, कॉन्ग वीन प्रोजेक्ट पर बने रहें। कॉलर सिर्फ वीन के लिए केयर कर रहे थे। क्योडोरो स्टन्ड। कॉलर ने कहा, वह कशी ग्रुप से है और वीन की सफरिंग को समझते हैं। वो चेयरमैन योशिमुरा हिदेकी थे। प्रेसिडेंट चोए बीएसएस ऑफिस में दाखिल हुए और डब्ल्यूजेने की तरफ मुड़े, पूछते हुए कि जापान में हालात और कितने खराब हो गए हैं। वीन ने माना कि स्थिति वाकई बिगड़ रही थी और उनकी रेप्यूटेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा था। फिर भी मुश्किलों के बीच उसने बताया कि उसके साथ वाला टियाओ टॉक शो एपिसोड 20% से ज्यादा व्यूअर रेटिंग हासिल कर चुका है। चोए ने इसे एक पॉजिटिव संकेत माना और डब्ल्यूजेने ने जोड़ा कि जापान में पब्लिक ओपिनियन धीरे धीरे उनके पक्ष में बदल रहा है। हालात बिगड़ने के बावजूद वीन ने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखाए। उसने दृढ़ता से कहा कि वो इंतजार करेगा। चोए ने जिज्ञासा से पूछा कि ये लॉयल्टी है या सिर्फ कर्टसी। इस पर डब्ल्यूजेने ने समझाया कि उसका फैसला इसलिए था क्योंकि बीएसएस को सेंट में अपग्रेड किया गया था और वो बस आगे बढ़ना चाहता था। चोए ने सोचा कि शायद ये फिर से डब्ल्यू जून की वही अजीब इंट्यूशन है। उसने डब्ल्यू जून के निर्णय से सहमति जताई, लेकिन कहा कि वो खुद रीडिंग में शामिल नहीं होगा क्योंकि उसे हालात पर नजर रखनी थी। उसने पूछा कि क्या डब्ल्यूजेने अकेले ठीक रहेगा। डब्ल्यूजेने ने कबूल किया कि उसे वहां कोई नहीं जानता और थोड़ा घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी वो ठीक रहेगा। चोए मुस्कुराया और बोला कि शायद वहां सब उसके बारे में बात कर रहे होंगे। डब्ल्यूजेने ने दरवाजा खोलते हुए कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चोए ने सिर हिलाया और कहा कि डब्ल्यूजेने ने कभी ऐसी बातों की परवाह नहीं की और उसे शुभकामनाएं दी। डब्ल्यूजेने जैसे ही रीडिंग रूम में दाखिल हुआ, उसने सबको नमस्ते कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, उसके व्यवहार को देखकर हैरान थे। उन्होंने अफवाहें सुनी थीं, लेकिन वो उससे भी ज्यादा ठंडा और कॉन्फिडेंट दिख रहा था। बाकी लोगों ने नोट किया कि बीएसएस की गड़बड़ी के बावजूद वो कितना काम था, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी यह स्थिरता उसे आम रुकी से अलग बनाती थी। अंदर ही अंदर डब्ल्यूजेने को सन्नाटा असहज लगा। माहौल इतना अजीब था कि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी समय वहां मौजूद टॉप एक्टर यंग जैंग ह्यूएन, जो मेल लीड सॉन्ग तयोंग का रोल निभा रहा था, ने उसे पहचाना। कॉन्ग डब्ल्यूजेने। उसने गौर से उसे देखा और महसूस किया कि डब्ल्यूजेने साधारण नए एक्टर जैसा नहीं था। उसमें कुछ ऐसा था जो बड़े बड़े नामों का ध्यान खींच लेता था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। थोड़ी देर बाद राइटर अंदर आईं। उनके साथ एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट भी थीं। सब खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। राइटर ने डब्ल्यूजेने की तरफ देखा और कहा कि काफी वक्त बाद मुलाकात हो रही है। फिर उन्होंने उस महिला को इंट्रोड्यूस किया जो साइन लैंग्वेज ऑब्जर्व करके फीडबैक देने वाली थीं। डब्ल्यूजेने को हल्की नर्वसनेस महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और सिर हिलाकर एक्सपर्ट को नमस्ते कहा। राइटर ने सबको बैठने को कहा ताकि रीडिंग शुरू की जा सके। धीरे से राइटर ने एक्सपर्ट से पूछा कि डब्ल्यूजेने के बारे में उनकी पहली राय क्या है। एक्सपर्ट ने कहा कि अभी कहना मुश्किल है, लेकिन साइन लैंग्वेज में इमोशन दिखाना बहुत जरूरी होता है और डब्ल्यूजेने का पोकर फेस इसे थोड़ा कठिन बना देता है। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। राइटर ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उसके चेहरे में कोई फ्लॉ है। एक्सपर्ट ने कहा कि निश्चित नहीं, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आगे चलकर प्रॉब्लम बन सकती है। रीडिंग शुरू हुई। राइटर ने पहला सीन बताया। सॉन्ग त्यांग बिस्तर से झटके से उठता है। ड्रामा एक बच्चे सॉन्ग तहियांग पर आधारित था जिसे गंदगी से डर, मिसोफोबिया था और जो दुनिया से दूरी बनाकर बड़ा हुआ। एक रुकी ने स्क्रिप्ट पढ़ी
और तीसरे सीन में सॉन्ग टायंग की नज़र उसके पड़ोसी एक रहस्यमयी आदमी से मिलती है जिसे निभा रहा था कॉन्ग डब्ल्यूजे ने। एक और रुकी एक्टर ने पूछा कि क्या उसे कोई सवाल है, और कहा कि पड़ोसी का रोल भले ही छोटा हो लेकिन बहुत गहराई चाहता है। अगर साइन लैंग्वेज अस्पष्ट हुई तो किरदार नापसंद किया जाएगा। वो सोच रहा था कि डब्ल्यूजे ने इतना मुश्किल रोल कैसे निभाएगा। उसने हंसते हुए कहा कि या तो कुछ बोलो या साइड हो जाओ। राइटर ने नोट किया कि माहौल में टेंशन बढ़ रही है, लेकिन उसे लगा कि ये बुरा नहीं, क्योंकि डब्ल्यूजे ने इम्प्रोवाइजेशन में माहिर था। डब्ल्यूजे ने मन ही मन सोचा कि ये पहला मौका होगा जब वो अपनी सबस्पेस शक्ति के बिना अपने असली रूप में अभिनय करेगा। उसने तय किया कि वो तहियांग को देखकर मुस्कराएगा, अनवय कि वो रहस्यमय पड़ोसी कौन है। राइटर ने नोट किया कि साइन लैंग्वेज इस सीन में बहुत अहम है। एक्सपर्ट ने समझाया कि अगर कोई मुट्ठी नाक के पास लाता है तो इसका मतलब है किसी को पसंद करना। जब डब्ल्यूजे ने मुस्कुराते हुए ऐसा किया तो सबको समझ आया कि वो अफेक्शन दिखा रहा है। एक्सपर्ट ने कहा कि ये बहुत इम्प्रेसिव था, वो खुद से भी बेहतर साइन लैंग्वेज कर रहा था। राइटर उसकी तारीफ सुनकर प्रभावित हुई। उन्होंने सोचा कि शायद डब्ल्यूजे ने हमेशा से ऐसा रहा है, हर प्रोजेक्ट में ढलने वाला एक्टर जो राइटर और डायरेक्टर की उम्मीदों से बढ़कर देता है। उन्होंने कहा कि वो आम तौर पर रीडिंग्स में एक्टर्स की इंटरप्रिटेशन देखने आती है, लेकिन इस बार एडलिब्स देखकर भी वो संतुष्ट है। उन्होंने जैंग ह्यूएन की एडलिब्स की भी तारीफ की, हालांकि महसूस किया कि कुछ डायलॉग्स ऐसे लग रहे थे जैसे एक्टर किसी को परखने की कोशिश कर रहा हो। तहियांग को लगा जैसे उसे डांटा जा रहा हो, लेकिन साथ ही उसे संतोष भी महसूस हुआ, जैसे ये चैलेंज उसके लिए ग्रोथ का मौका था। उसने माफी मांगी कि थोड़ा ज्यादा एक्ट कर गया। राइटर ने हंसकर कहा कि हाँ, लेकिन क्यूरियोसिटी जेलसी में नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने देखा कि सबके मन में थोड़ा जेलसी भी था। तहियांग ने डब्ल्यूजे से माफी मांगी, मानते हुए कि उसकी क्यूरियोसिटी कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। लड़के ने सोचा कि अगर वो एडलिब करते रहे तो उसका दिमाग फ्रीज हो सकता है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है। उसे खुद पर हैरानी हुई कि वो ऐसी सिचुएशन में भी खुद को कितनी अच्छी तरह संभाल रहा था। फिर राइटर मैडम ने पूछा कि वुजेने को एडलिब कैसा लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा ये लाइन सॉन्ग टू हायंग और उस मिस्टेरियस पड़ोसी आदमी के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है, इसलिए वो इसे स्क्रिप्ट में रखना चाहती है। लड़के ने पूछा, क्या आप इसे ऑफिशियल स्क्रिप्ट में ऐड करना चाहती है, और कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। राइटर ने जवाब दिया कि क्योंकि शूटिंग का दिन करीब है, वो जल्दी से स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर देंगी, और कहा कि वो इसे लेकर बहुत एक्साइटेड है। अगले सीन में दिखाया गया कि जब लड़का रीडिंग प्लेस में हंगामा मचा रहा था, तभी 3 बहनों की लव स्टोरी और उनकी डेथ से जुड़ा बीएसएस वाला पार्ट जापान में दिखाया गया। खबर थी कि कशी ग्रुप को बीएसएस में इंटरेस्ट है और फिल्म इंडस्ट्री में रूमर्स फैलने लगे थे। बताया गया कि बीएसएस ने अपने इन्वेस्टमेंट इश्यूज सॉल्व कर लिए हैं और प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से पूरी तरह कमिटेड है। ये बात उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कही। क्योंकि बीएसएस और उस ग्रुप के बीच पहले कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, लोग मान रहे थे कि ये बस अफवाह है। लेकिन जैसे जैसे खबर फैली कि इन्वेस्टर्स पीछे हट गए हैं और अब सिर्फ एक ग्रुप फंडिंग कर रहा है, लोग मानने लगे कि इन्वेस्टमेंट इशू पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। कुछ ने अंदाजा लगाया कि बड़ी कंपनियां इसलिए पीछे हटी होंगी क्योंकि उन्हें या तो कम प्रॉफिट दिखा या शायद कॉन्ग डब्ल्यू जून के इन्फ्लुएंस की वजह से। पब्लिक ओपिनियन अब बदलने लगी थी और लोग सोचने लगे कि कशी ग्रुप शायद पहली बार कल्चरल इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट से ये सब कंफर्म होता लगा। फिर सीन प्रोडक्शन सेंटर पर शिफ्ट हुआ जहां लोग सेट इंस्पेक्शन पूरा कर चुके थे और शूट शुरू होने ही वाला था। एक आदमी ने राइटर मैडम को बैठने के लिए कहा, लेकिन वो किसी चीज पर ध्यान दे रही थीं। उसने बताया कि सेट पर कई एक्टर स्टैंड बाय में है क्योंकि ये उनकी फर्स्ट शूट थी और वो पर्सनली देखना चाहते थे। राइटर ने कहा कि चूंकि स्क्रिप्ट में एडलिब्स इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए सब क्यूरियस है और वीन को लाइव परफॉर्म करते देखना चाहते हैं। साइंस एक्सपर्ट आया, सबको ग्रीट किया। राइटर ने कहा कि वो खुश है कि वो पहली शूट में आया। तभी एक लड़की ने कहा कि उसे कुछ अजीब लग रहा है। राइटर ने पूछा क्या, तो लड़की ने बताया कि मिस्टर वीन कुछ अलग लग रहे हैं। उसने देखा कि वो भीड़ में अकेले बैठे स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, आसपास के शोर से बिल्कुल अनअफेक्टेड। राइटर ने कहा कि वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, शायद टफ रोल के लिए माइंडसेट बना रहे हों, जबकि असल में वो बस थोड़ी देर शांत रहना चाहते थे। तभी किसी ने कहा कि शूट शुरू हो रही है, सब पोजीशंस ले ले।
मैनेजर ने कहा कि इसे रेड्रो की तरह ट्रीट करें क्योंकि ये फर्स्ट शूट है। वीन ने कहा कि आज वो कोई एडलिब नहीं करेगा, हालांकि लड़के को फर्क नहीं पड़ा। उसने नोटिस किया कि वीन उससे लंबा है और उसे हल्की जेलसी हुई। फिर किसी ने उन्हें बुलाया और वो स्टेज की ओर बढ़े। आंखें बंद करते हुए लड़के ने सोचा कि उसे अपने इमेजिनेशन से उस मिस्टेरियस पड़ोसी आदमी को बाहर लाना है, क्योंकि सीन शुरू होने वाला था। दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसने महसूस किया कि जैसे दुनिया एकदम शांत हो गई हो। उसने दरवाजा खोला और वहां वो आदमी खड़ा था। हमेशा की तरह घर से निकलते वक्त उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। लड़के ने सोचा कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है, पर डर था कि क्या वो सच में बात कर पाएगा या नहीं। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे से लगा कि वो बोल नहीं पा रहा। फिर भी उसने मुस्कुराहट से सब संभाल लिया। आदमी आगे बढ़ गया और लड़के ने साइन लैंग्वेज में इशारा किया कि उसे वो पसंद है। सब हैरान रह गए, बोले कि ऐसा प्रदर्शन कोई रुकी नहीं कर सकता। राइटर को लगा जैसे स्क्रिप्ट सच हो गई हो, और उसने सोचा कि शायद उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हो गए हैं और शायद उसे ये सीन खुद नहीं देखना चाहिए था। क्राउड ने तालियां बजाईं, कहा कि ये शानदार था और कुछ मिनटों में आगे बढ़ेंगे। लोग आपस में उसकी एक्टिंग की तारीफ करने लगे, कहते कि वो उसे बार बार देखना चाहते हैं। किसी ने कहा कि इसी टैलेंट की वजह से कोरिया और जापान दोनों जगह के बड़े नाम उस पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच लड़के ने सोचा कि क्या बीएसएस की खबर में कोई जापानीज चेबल शामिल है या कशी ग्रुप। उसे याद आया कि मैनेजर ने बताया था कि वो लोग पहले से उसे जानते हैं, पर अब अचानक चेबल क्यों आया? शायद डायरेक्टर के कुछ कनेक्शन हो। वो खुश था कि इन्वेस्टमेंट इशू जल्दी सॉल्व हो गया। तभी डायरेक्टर का कॉल आया। डायरेक्टर ने कहा कि मैटर शायद पहले ही सेटल हो गया है, लेकिन फिर भी वो बताना चाहते हैं कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लड़के ने पूछा कि क्या कोई इंटरनल इशू बाकी है, और जब पता चला सब ठीक है, तो उसने कहा कि बस यही काफी है। डायरेक्टर ने उसका शुक्रिया अदा किया, हालांकि लड़के को समझ नहीं आया क्योंकि उसे लगा उसने कुछ खास नहीं किया। डायरेक्टर ने कहा कि वो उसके काम की बहुत कद्र करते हैं, खासकर अब जब प्रोडक्शन पहले से बड़ा होने जा रहा है। उन्होंने उसकी फ्लुएंट जापानीज, कॉन्फिडेंस, नेचुरल ड्राइव, एक्टिंग टैलेंट, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और काम बिहेवियर की तारीफ की। कहा कि ये क्वालिटीज बहुत काम आईं क्योंकि मिस्टर वीन चेयरमैन से जुड़े हैं और बीएसएस के लिए इतना आगे आए हैं। डायरेक्टर ने कहा कि वो बहुत समय से भागदौड़ में है और जब बीएसएस का शेड्यूल कंफर्म होगा तो एजेंसी के जरिए इन्फॉर्म करेंगे। कॉल कटने के बाद लड़के ने सोचा कि आखिर उसे क्यों थैंक किया गया, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। तभी उसने दो लोगों को गॉसिप करते सुना। एक ने कहा कि चेबल ने बीएसएस के इन्वेस्टमेंट इशू को रिजॉल्व कर दिया। दूसरे ने कहा कि जो रूमर है कि वीन शायद किसी चेबल का बेटा है, वो सच भी हो सकता है। लड़का दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि ये किसी बहुत बड़े आदमी की बात हो रही है, लेकिन उसने अपनी रिएक्शन छिपाई। सब उसे देखकर एक ही बात सोच रहे थे। टाइमिंग देखकर शक गहरा रहा था। वो पूरा सीन नहीं समझ पाया, लेकिन उसे लगा कोई बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। फिर सीन डायरेक्टर के रूम में शिफ्ट हुआ, जहां एक आदमी ने कहा कि साइन लैंग्वेज एक्टिंग वाले दर्जन भर से ज्यादा कट्स है और ऐसा एक्टर ढूंढना मुश्किल है जो पहले से इसमें प्रोफिशिएंट हो, क्योंकि ज्यादातर एक्टर फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं लेकिन साइन लैंग्वेज को रेयरली सीरियसली पढ़ते हैं। निर्देशक ने समझाया कि फिल्म का लक्ष्य एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, इसलिए अभिनय को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई थी। उसने सामने बैठे व्यक्ति को तीखी नजरों से देखा तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह फिलहाल किसी और को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसने अपना फोन दिखाया और बताया कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और अभिनेता पहले ही मिल चुका है। स्क्रीन पर एक बच्चे की तस्वीर थी जो कॉन्ग वूने से बात कर रहा था, वही अभिनेता जिसने हाल ही में जापानी साइन लैंग्वेज का उपयोग कर सुर्खियां बटोरी थीं। व्यक्ति ने पूछा कि वूने को शामिल क्यों नहीं किया गया, तो बताया गया कि वह अभी नया है, 1 साल से भी कम समय से सक्रिय है और अनुभव सीमित है। उस व्यक्ति ने सवाल किया कि निर्देशक को क्वान या सायोडोरो जैसे कलाकार क्यों पसंद है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। निर्देशक ने कहा कि कभी-कभी अनुभवहीन अभिनेताओं में भी कुछ खास बात होती है जो उनके चयन को सही ठहराती है। व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और निर्देशक ने उसे आश्वस्त किया कि वो जीन को शामिल करे और उससे संपर्क बनाए। उसने यह भी कहा कि वूइन के सभी उपलब्ध काम इकट्ठे किए जाए ताकि देखा जा सके, क्योंकि उसे कोरियाई फिल्मों में एक लेजेंड माना जाता है। दृश्य बदलता है। अब नायक, जो एक शेफ है, अपनी कार से काम कर रहा था।
उसका मैनेजर आया और राहत की सांस लेते हुए बोला कि द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ नामक सेगमेंट की शूटिंग आखिरकार खत्म हो गई। उसने एक दस्तावेज नायक को थमाया और कहा कि पीडी सॉन्ग ने जो विवरण मांगा था उसे देखकर आगे बढ़ा दे। हालांकि नायक मूल रूप से एक शेफ था, वह सोचने लगा कि क्या इस अनुभव से उसे कोई नई कुकिंग स्किल या जानकारी मिल सकती है। उसे लगा कि अगर वह ऐसा कर सका तो यह उसके टेबल शो के लिए बहुत उपयोगी होगा। जब वह अपने अवचेतन सबकॉन्शियस स्पेस में गया तो उसने कई कार्ड बिखरे हुए देखे। उनमें से एक ग्रेड कार्ड था जिसका नाम था द प्रीस्ट शेफ। उसे यह सामान्य लगा क्योंकि हाल ही में मानक स्टैंडर्ड्स बढ़ गए थे। उसने कार्ड पर क्लिक किया तो पढ़ने के लिए नियमों की सूची सामने आई। शुरुआत में यह ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे वह चिढ़ गया, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन आया कि बेसिक स्पेसिफिकेशन से आगे की क्षमताएं एबिलिटीज पाई गई है। सिस्टम ने बताया कि वह शेफ टेक्निक सीख रहा है। वह हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि एक नई रेसिपी भी प्राप्त कर रहा है। यह देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि अब तक उसका अवचेतन स्पेस उसे एक समय में केवल एक ही शक्ति देता था, लेकिन अब दो चीजें मिल रही थीं। वह सोचने लगा कि शायद उसका अवचेतन स्पेस उसके साथ विकसित इवॉल्व हो रहा है। उसे निर्देशक की बात याद आई कि जितना वह अपने अवचेतन का उपयोग करेगा उतनी नई क्षमताएं पा सकता है। सिस्टम ने पुष्टि की कि शेफ टेक्निक और रेसिपी दोनों सीखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जब उसने आईने में झांका तो उसे अपने दो रूप दिखाई दिए। हैरानी से उसने सोचा कि शायद ये दो गिफ्ट्स होने की वजह से ऐसा हुआ है। उसने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसके सामने कई व्यंजन डिशेस प्रकट हो गए। जैसे ही उसने उन्हें चखा, स्वाद का एहसास पूरे शरीर में फैल गया। उसने सोचा, क्या यह शेफ रेसिपी का हिस्सा है? दृश्य फिर से बदलता है। मैनेजर ने नायक से उस विवरण वाले दस्तावेज पर राय मांगी। नायक ने कहा कि उसे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैनेजर ने कहा कि पीडी सॉन्ग को शायद यह सुनकर निराशा होगी। उसने बताया कि एक नया प्रोजेक्ट गाय फ्रेंड आने वाला है, जिसमें एक ड्रग डीलर की भूमिका है और उसके प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना होगा, खासकर कॉन्ग डब्ल्यू जून के अल्टर ईगो चैनल पर। मैनेजर ने यह भी बताया कि उस चैनल के 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अब म्यूजिक के अलावा कुछ नया कंटेंट आजमाना चाहिए। नायक ने सोचा कि क्यों न उसमें कुकिंग को जोड़ा जाए। यह सुनकर मैनेजर कुछ पल के लिए चुप रह गया। नायक ने आत्मविश्वास से कहा कि यह वायरल हो सकता है और आसान व तेज रेसिपी बनाना लोगों को पसंद आएगा। मैनेजर ने मुकबंग का सुझाव दिया, लेकिन फिर खुद ही सोचकर कहा कि नायक की स्टाइल में शायद वह उतना प्रभावी नहीं होगा। उसने कहा कि अगर नायक की कुकिंग स्किल्स मजबूत नहीं रहीं, तो कंटेंट टिक नहीं पाएगा। नायक ने कहा कि पहले वे उसके घर चले ताकि वह अपनी नई क्षमताएं परख सके। घर पहुंचकर उसने खुद का खाना चखा और कहा कि यह उसकी मां के खाने से 100 गुना बेहतर है। मैनेजर ने पूछा कि कौन सी तकनीक या सामग्री इसे इतना खास बनाती है। नायक ने बताया कि उसे पकाते समय तकनीकें और रेसिपी अपने आप दिमाग में आ जाती है। मैनेजर यह सुनकर चकित रह गया। नायक ने बताया कि उसके माता-पिता दोनों ही बहुत अच्छे रसोइये थे। मैनेजर ने सुझाव दिया कि वह मेहमानों के लिए ऑन डिमांड कुकिंग कर सकता है। नायक ने कहा, हाँ, यह संभव है। मैनेजर ने कहा कि वह आगे के विवरण बाद में साझा करेगा। तभी नायक को एक कॉल आया जिसमें अगले सीजन की टेबल शेड्यूल की जानकारी दी गई। वे नवंबर में कोरियन स्ट्रीट फूड टूर के लिए अमेरिका जाएंगे, जहां वे असली कोरियाई व्यंजन जैसे इंस्टेंट गिम्ब और अन्य स्ट्रीट फूड पेश करेंगे। मैनेजर ने बताया कि पहले एपिसोड के लिए वे कोरिया में एक वन डे रेस्टोरेंट चलाएंगे और लोकेशन तय हो चुकी है। उसने कहा कि एक दिन की शूटिंग ही काफी होगी। नायक को यह विचार थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगा। मैनेजर ने आगे बताया कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक मेंटर नियुक्त होगा, जैसे शेफ ली योंगवू, जिन्हें नायक पहले से यूट्यूब पर देख चुका था। शेफ ली रेसिपी सिखाएंगे, लेकिन अभिनेताओं को उन्हें रचनात्मक रूप से बदलने की स्वतंत्रता दी जाएगी। मैनेजर ने कहा कि टेस्टिंग स्टाफ करेगा, लेकिन वे शेफ ली की रेसिपी के करीब रहेंगे ताकि अमेरिकी दर्शकों के लिए स्वाद बरकरार रहे। नायक ने सोचा कि उनके व्यंजनों के लिए मौलिकता और बाजार मूल्य कितना जरूरी है।
मैनेजर ने उसे प्रोत्साहित किया कि एक सक्षम शेफ के रूप में वह अपने कौशल को दिखाने के तरीके खोजे। जल्दी ही चर्चा इस पर आ गई कि नायक कुकिंग सेगमेंट में भूमिका निभाएगा, जिसे उसने खुशी से स्वीकार किया। मैनेजर ने कहा कि टेबल टीम उसकी कुकिंग देखकर हैरान रह जाएगी। सभी लोग शूटिंग के दिन का इंतजार करने लगे, लेकिन भीतर से मैनेजर यह भी चाहता था कि कहीं नायक की यात्रा में कोई असफलता का पल आ जाए। दृश्य समाप्त होता है, जहां सभी लोग कास्ट टेबल तैयार करने में जुटे हैं, क्योंकि मेहमानों के आने का समय नजदीक था। एक लड़की ने जोर से चिल्लाया कि कॉन्ग डब्ल्यू जी ने आ गए हैं, और जैसे ही वो सीन में दाखिल हुए, उसने उन्हें बड़े उत्साह से ग्रीट किया, बोली कि बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, और हाथ हिलाने लगी जबकि वो वही खड़े थे। एक और लड़का, यैम्बेक वैंग, जो एक टॉप टियर बॉय ग्रुप का लीडर था, उसने भी उन्हें ग्रीट किया और बताया कि उसे WJN का शो देखना बहुत अच्छा लगा था और बोला कि उसे हायोंग बुलाएं। एक और टॉप एक्टर हा गैंगसू भी वहां मौजूद था। उसने वुजेने की हाल की सफलता की तारीफ की और कहा कि वो उनसे आमने सामने मिलने के लिए काफी उत्सुक था। वुजेने को यकीन नहीं हो रहा था कि सब इतने सोशली कॉन्फिडेंट थे। तभी एक आदमी जोंग हैक, जो एक टॉप ऑलराउंड एंटरटेनर था, पीछे से आया और बोला कि ग्रीटिंग्स बाद में करेंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत खराब था, शायद आगे कोई एक्सीडेंट हुआ था। उसने सुझाव दिया कि वो सब सीधा शुरू करे। लड़कों ने कहा कि उन्होंने जोंग हैक को अपने स्कूल टाइम में टीवी पर देखा था, लेकिन उसने बताया कि सब कुछ अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और सबको अपने नाम के अकॉर्डिंग जगह पर बैठना चाहिए। जब सब सेटल हो गए, जोंग हैक ने वहां बैठे इंप्रेसिव ग्रुप को एक्नॉलेज किया और रूल्स और रोल्स समझाने लगा। उसने बताया कि एक किचन टीम होगी जिसमें WJN किचन असिस्टेंट रहेगा और मैनेजर होंग हाइन किचन हेड होगा। मैनेजर गैंगसू को हॉल हेड बनाया गया और स्टाफ मेंबर विरिन उसका असिस्टेंट रहेगा। जोंग हैक, जो तीसरी टीम का बॉस था, वह इंटर्न यान बेक वैंग को सुपरवाइज करेगा जिसे उसका मेंटोर ट्रेन करेगा। उन्होंने बताया कि एक आइस ब्रेकर गेम के बाद वे सीधे पंडित रेस्टोरेंट जाएंगे, जहां गेम एक लाइट क्विज होगा कैरेक्टर्स के बारे में। वुजेने के पास बैठी लड़की ने उसे साइडवेज ग्लांस देते हुए वार्न किया कि ध्यान से जवाब देना, गलत हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चिंतित होकर उसने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। जैसे ही वो जॉन हैक के साथ शुरू करने वाले थे, उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल उठाने पर पता चला कि दूसरी तरफ चो सुनोंगजियान, यानी डायरेक्टर गबुक है। जोंग हैक को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का फोन आया है। डायरेक्टर ने कहा कि वो एक्टर कॉन्ग WJN से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जोंग हैक हैरान रह गया कि कोरियन फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े लेजेंड खुद WJN से क्यों मिलना चाहते हैं। उसने पूछा कि क्या ये किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा है, तो डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि हाँ, इसी वजह से कॉल किया गया है। जॉन हैक ने बताया कि वो अभी एक एंटरटेनमेंट शो आ टेबल की शूटिंग कर रहे हैं और अगले दिन उन्हें वियतनाम के लिए उड़ान भरनी है, एक नए शूट दी आइलैंड ऑफ दी मिसिंग के लिए, इसलिए फिलहाल मिलना मुश्किल होगा। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि ओवरसीज शूट के बाद मिल सकते हैं, जिस पर डायरेक्टर ने सहमति जताई। वापस कास्ट मेकअप एरिया में वीन अपने मैनेजर के साथ खड़ा था जिसने उसे पोजीशन में जाने की याद दिलाई। वुजेने ने कहा कि उसे पूरे दिन कुकिंग करनी होगी, जिस पर मैनेजर ने कहा कि दोनों को ट्राई करना होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था कि अगर एटमॉस्फेयर बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा तो प्रैक्टिस जैसी फीलिंग खत्म हो जाएगी। अब उन्हें सच में ऑर्डर्स लेकर रियल कस्टमर्स के लिए कुकिंग करनी थी। शुरुआत में एक कुकिंग टेस्ट होगा मिस हाइन के साथ, जहां वीन हॉल मैनेज करेगा और उनका असिस्टेंट बनेगा। थोड़ी मुस्कान के साथ जोंग हैक ने सबको सीट्स लेने को कहा। जल्द ही क्राउड ने ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया। सबसे पहले किमची पैनकेक्स। ऑर्डर्स की बारिश होने लगी और एक लड़की घबरा गई, बोली कि उसने कभी कुकिंग नहीं की। मैनेजर ने उसे रियश्योर किया कि वो आराम से कर सकती है और जरूरत हो तो रेसिपीज देख सकती है। इस बीच वी नोट्स ले रहा था और सुझाव दिया कि वो टक रामयान से शुरू करे और बाकी बाद में बनाए। लड़की ने हामी भरी। जब सब कास्ट मेंबर्स ने देखा कि चीजें कैसी बन रही है, तो मैनेजर ने कहा कि सब अच्छा जा रहा है। कुछ मिनट बाद वी ने ऑक्टोपस और सूप तैयार करते हुए मजाक में कहा कि सूप इतना ज्यादा है कि वो इसमें तैर सकता है। लड़की ने कहा अब उसकी बारी है कुकिंग करने की और मैनेजर ने दोनों को जगह बदलने को कहा। अब वुजेने ने रमून बनाना शुरू किया, लेकिन दो लड़कों ने हेल्प करने से मना कर दिया कि उनके और काम है। उसने हिम्मत नहीं हारी और बोला कि वो सब कुछ खुद बना लेगा और अपनी शानदार कुलिनरी स्किल्स दिखाईं। सब दंग रह गए, यहां तक कि मैनेजर भी।
कुछ मिनट बाद वी ने एक शानदार डिश तैयार की जिसने सबको हैरान कर दिया। पार्टिसिपेंट्स ने टेस्ट करते हुए कहा कि ये बहुत स्वादिष्ट है। किसी ने तो मजाक में कहा कि उसे किसी टॉप रेस्टोरेंट में शेफ होना चाहिए। किसी और ने कहा कि अब शायद उन्हें कुकिंग मेंटोर की जरूरत नहीं। दोस्तों, हमारा चैनल अब बस थोड़े ही कदम दूर है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने से। ये लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।